बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह अक्टूबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूँ यासिर खान और मैं हूँ आमना आदिल। आप देख रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सुनते हैं दुनिया की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ। तो बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है यहाँ से हमारे करंट इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस करना। तो आज जो है हम बहुत सारे टॉपिक्स पर जो है बात करने वाले हैं। और सबसे पहले तो बात करेंगे जी, आज पीटीआई का जो पावर प्ले होने वाला है उसके बारे में बात की जाएगी कि असल में कितना ज़्यादा जो है वो पीटीआई जो है आज अपना पावर दिखा पाएगी। जी फाइनली आज एक बार फिर जैसे कि उनका शेड्यूल जारी हो चुका है लॉन्ग मार्च का। आज नमाज जुमा के बाद लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया जाएगा और आज जो शुरू होने वाला है लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों से आज रैली निकलेंगे, बल्कि मुख्तलिफ शहरों से निकलेंगे और लाहौर से होता हुआ ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ 4 नवंबर तक पहुंच जाएगा। आज इसका ऐलान कर दिया गया था और अब इसकी तैयारियां भरपूर जारी हैं। डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, आपने ये नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है? हाँ, सॉरी फॉर दैट, मुझे बताने वाले था लेकिन लॉन्ग मार्च आ गया था इसलिए मैं ज़रा आगे पीछे हो गया था। तो आपको बताता चलूँ कि आज आमना की तबीयत काफ़ी ख़राब है और फ्लू भी है, उनको टेम्परेचर भी हो सकता है शायद। तो आमना आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं आपको कहूँगा आप जब रेस्ट करें। आज मैं ही बोलूँगा, आज मेरे हाथ में शो दे दें आप, तो आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि भी आपके हाथ में होना है हर दफ़ा की तरह। ऑफ कोर्स मेरे हाथ में है क्योंकि तैयारी जो मैं करता हूँ, रिसर्च जो मेरी होती है, तो इसलिए तौबा तौबा। यहाँ पर देखो लोग कितने ज़्यादा नंबर बनाने लग जाते हैं। खैर, हम लोग अपनी काम की बात पर आते हैं। इंडेक्स पर हम लोग काम कर रहे थे और हम सबसे पहले जो है आपको यही बताते हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए कितना स्टेमिना चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए ताकि आप रेडी हो जाए। तो वापस जो है हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं एक्चुअली। तो उसके बाद जो है लॉन्ग मार्च का हमने आपको बताया कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब पूरी तैयारी में हैं। लॉन्ग मार्च की कंप्लीटली तैयारी हो चुकी है। मैं कल भी देख रही थी लिबर्टी में कंप्लीट पावर प्ले का फुल तैयारी के साथ ना, मतलब बन ठन कर जो है निकलने वाला है लॉन्ग मार्च। तो देखना तो जो है जुमे की नमाज के बाद जुमे की नमाज के बाद तैयारियां जारी हैं और बस थोड़ा सा ही टाइम पड़ा है जुमे की नमाज को भी। उसके बाद जो है उस पर हम दोबारा एक दफ़ा फिर लाइव ट्रांसमिशन भी करेंगे और लम्हा ब लम्हा उसके बारे में आगाह करते रहेंगे कि क्या क्या अपडेट आ रही हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो आज लॉन्ग मार्च के बारे में डिटेल से बात होगी क्योंकि आज का लॉन्ग मार्च हो सकता है कि तारीखी लॉन्ग मार्च हो। इस बार लॉन्ग मार्च जो है वो पिछली बार की तरह नहीं होगा क्योंकि वो इस बार तैयारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उनके जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखना ही है कि पोटेंशियल कैसा नज़र आता है उनकी उस फील्ड में। आज जाकर देखेंगे कि आज क्या बनता है। हमारे बहुत से रिपोर्टर्स नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका उस बारे में क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो है वो वाकई में पीटीआई और इमरान खान की जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल की हुकूमत है, उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए एक वाइटल रोल प्ले करेगी मेरे ख्याल में यहाँ से। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग मार्च की डिटेल्स में बात तो ज़रूर करेंगे हम लोग और साथ में हम लोग अपने गेस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कश्मीर। बिल्कुल, कश्मीर के बारे में, जहाँ कश्मीर की बात आए और वो भी अक्टूबर जो कि रिसेंटली 28 अक्टूबर को जो उनका एक स्पेशल डे है, ब्लैक डे के नाम से याद किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर पाकिस्तान एंड कश्मीर, क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को जो है इंडियन इन्वेजन हो गई थी। इंडियन आर्मी ने इन्वेट कर दिया था विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। दे टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और तब से जो भारतीय मजालिम है, जो भारतीय जुल्म सितम है वहाँ के मर्दों पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर, वो हम सब ने देखे। इट्स मोर देन 75 ईयर्स के हम लोग इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसीलिए 27 अक्टूबर को हमारी तारीख में ब्लैक डे कंसीडर भी किया जाता है। और अब 75 साल इस बात को हो गए हैं, लेकिन ताहाल कश्मीर का हल नहीं निकल सका। 75 साल से लेकर अब तक वो ये जुल्म
बर्दाश्त करते आए हैं, जो उनका रिसेंट यस्टरडे जो गुजरा है वो स्पेशल उन्हीं कश्मीरों के लिए जो ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके हक़ के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे पाकिस्तान के तमाम हुकूमती अहदेदारों ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। आज उस सब पर भी बात करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर और तमाम जो वफाकी वज़रा हैं उनका ब्लैक डे के हवाले से, कश्मीर डे के हवाले से उनका क्या कहना था, आज उस पर भी बात होगी। हम लोग इसके बारे में बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करेंगे और डेफिनेटली वी ऑल नो कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और कश्मीर को जो है हमारे बड़े लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की शारक है कश्मीर, तो हमारे लिए तो बहुत वाइटल है और हमारी जंग भी पहले दिन से इसीलिए जारी और सारी है। लेकिन इस पर डिटेल में बहुत बात करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से क्या जो है खिताब किया गया है, क्या जो है सामने आई है उनकी, क्या उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी है, वो सब जो सामने आई है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आज हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाला एक इशू है यासिर, और वो इशू जो है फेरोज़ खान के बारे में है। फेरोज़ खान और सईदा अलीज़े शाह की जो डिवोर्स का एक फैक्टर है और उसके अंदर जो इल्ज़ामात का एक जो सिलसिला है कि अलीज़े की तरफ से कहा जा रहा है कि फ़ेरोज़ ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें और एक बहुत ही गलत इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इस केस पर बिल्कुल फेरोज खान शोबिज़ इंडस्ट्री का यासिर क्या रोल है और वो क्या कह रही है और उन्होंने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री के नाम नेहाद एक्टर हैं, उनके खिलाफ जो है, अब खिलाफ तो नहीं कह सकते, पता नहीं जो भी उनके खिलाफ बयानियाँ आ रहा है अब वो सही है या नहीं है, तो इसका फैसला फ़िलहाल कोर्ट में चल रहा है। अलीज़े ने अपने जो है उनके ऊपर कुछ तशद्दुद के निशानात की तस्वीर हैं जो उन्हें अदालत में जमा करवाई हुई हैं। अदालत का उसका फैसला अभी चल रहा है, वो केस अभी रनिंग में है। उसकी हेयरिंग जो है 1 नवंबर को एक बार फिर होगी, अदालत का फैसला आएगा और जो अलीज़े और फेरोज़ के 2 बच्चे हैं वो उनकी कस्टडी भी अदालत के मुताबिक अलीज़े के पास होगी, लेकिन उनके तमाम तर अखराजात जो है वो फेरोज़ ही संभालेंगे। आज इस सब पर बात करेंगे कि एक्चुअली पूरा सिनेरियो क्या था और क्या होने जा रहा है और ऐसा क्यों होता है, तो आज इस सब पे भी हम बात करेंगे, इस पे भी कॉन्वर्सेशन करेंगे, डिटेल में जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ आज हम लोग इंडियाटेनमेंट की बात की तरफ आ जाते हैं। हर दफ़ा हम लोग एक मज़ेदार सी जो न्यूज़ है, एक इंटरेस्टिंग सा जो फैक्टर है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो बड़ा ही यूनिक सा आपके साथ, और सारी वीडियोस इंडिया से, बड़ा मज़ेदार, सारी इंडिया से वायरल होती हैं। एग्जैक्टली। और हम लोग देख रहे थे कि कंसेक्यूटिवली इंडिया से जो भी न्यूज़ आ रही थी वो अजीब सी न्यूज़, वो जो डिफरेंट सी न्यूज़ होती है जो माइंड को ब्लो कर देती है कि यार अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो हमेशा से इंडिया से आ रही थी। तो वो माइंड ब्लोइंग जो न्यूज़ है वो हमेशा जो इंडिया से हमें कंसेक्यूटिवली आने लग गई, तो हमने उसको नाम दे दिया है इंडियाटेनमेंट का। तो आज इंडियाटेनमेंट को हम ऐड करते हैं। और वैसे ये एक्चुअली एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन अगर सुने तो ये एंटरटेनमेंट ही लगता है। अब हमारा शायद कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ कि डेली कोई वायरल वीडियो देनी है हमें उन्होंने तो इसलिए एंटरटेनमेंट का हमने पूरा सेगमेंट रख दिया कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें मिलता ही है, और वो भी स्पेसिफिक रियासतों से, जो उत्तर प्रदेश और इसके आसपास, MP, UP, इस तरह की, महाराष्ट्र से भी बहुत खबरें आती है। लेकिन खैर इंटरेस्टिंग लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लोग कुछ वायरल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इस पर तो डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो आज स्पेसिफिकली हम न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हस्बैंड वाइफ का एक घरेलू झगड़ा हुआ जहेज के बारे में, और वाइफ ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी और हस्बैंड ने कहा कि तुम ड्रामे कर रही हो, तुम करो सुसाइड। आजकल के आम हस्बैंड वाइफ के होता है। तो एक्चुअल में वो लड़की सुसाइड कर रही थी और द हस्बैंड वाज मेकिंग अ वीडियो, और वो वीडियो जो है उसने बजाय अपनी बीवी को बचाने के वो वीडियो जो है उसके ससुराल में भेज दी कि ये देखिए आपकी बेगम, जो कि अक्सर होता है कि हस्बैंड्स को लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली वो उस टाइम एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो एक्चुअली एक्ट कर गई थी, वो कर गई थी। खैर वीडियो बनाई, वीडियो उसने ससुराल भेज दी, ससुराल वाले आए, लड़की को हॉस्पिटल ले गए, तो लड़की तो चल बसी थी। तो वो सब सिनेरियो एक्चुअली
जो मकसद था वो सिर्फ जहेज़ था, जहेज़ के ऊपर लड़ाई हुई और जहेज़ की वजह से क्या क्या नहीं हो गया। तो खैर ये इंडियनटेनमेंट की बात तो हम लोग करेंगे। तो अगर टॉपिक की तरफ आते हैं, टांगों से महरूम एक ऐसा एथलीट जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया सबको, तो आज उनके बारे में बात करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड पुशअप्स उस लड़के ने लगाए हैं और उसका जीवन क्लार्क उसका नाम है, अमेरिका से उसका ताल्लुक है और इससे पहले भी वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। डायमंड पुशअप लगाकर उसने दुनिया में नाम बनाया। लिटरली यहाँ पर hats off to you and a big round of applause for this person and I will really of course like why not so this is the thing कि हम लोगों को एक्चुअल में मोटिवेट करती है इस तरह की जो स्टोरीज होती है, जो when they you know ये जब स्क्रॉल कर रही होती है अराउंड द ग्लोब, ये फैल रही होती है, तो वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है हमें गेन करने को मिलती है कि इफ अ पर्सन जो कि डिफरेंटली एबल्ड है वो इस तरह से कर सकता है, देन वी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी गुड थिंग्स। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को एक्चुअल में मोटिवेट होना चाहिए इस तरह की स्टोरीज से। इस पर भी पूरी बात करेंगे डिटेल में, मोटिवेशन भी हासिल करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे आपको। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पर। टेक तो पे बात करेंगे आज टेक्नोलॉजी के बारे में। बिल्कुल आपको बताते चलें कि इम्कानात आ रहे हैं, ये शहादतें आ रही हैं कि पाकिस्तान में फेसबुक का ऑफिस कायम होने वाला है। ये जी हाँ, फेसबुक के सार्फिन के लिए एक बड़ी खबर है और स्पेसिफिकली जो फेसबुक को एज अ बिजनेस लेते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जी कि इम्कानात आ रहे हैं, इम्कानात साबित हो रहे हैं और ये प्रेडिक्शंस भी दी जा रही है। इससे पहले भी प्रेडिक्शन आते रहे हैं, लेकिन मेटा का भी बहुत ज्यादा जो है इस्लामाबाद उनका अपना इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो रहा है। रोमानिया में मीटिंग हुई है उनकी और मार्क ज़करबर्ग ने पर्सनल इस पे इंटरेस्ट लिया है कि वो इस पर पूरा जायजा लेंगे, पाकिस्तान का दौरा भी किया जाएगा। आफ्टर दैट वो ये डिसाइड करेंगे कि वो उसमें ऑफिस बिल्ड करने वाले हैं। उन्होंने अपना इत्मीनान का इजहार किया है इस बात पर, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में फेसबुक का ऑफिस ओपन होने वाला है। जी बिल्कुल जी, फेसबुक और फेसबुक सार्फिन के लिए एक बड़ी खबर। वी ऑल नो कि फेसबुक के बहुत ज़्यादा 4 करोड़ सार्फिन से ज़्यादा यहाँ पर फेसबुक यूजर्स हैं। तो मार्क ज़करबर्ग ने भी एक इंटरेस्ट शो किया है कि ये पॉसिबल है, तो एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द फेसबुक की टीम का पाकिस्तान का विजिट। तो ये थी हमारी आज की इंडेक्स। अब आप अब अपनी कमर बांध लें, तैयार हो जाएं, स्टेमिना इकट्ठा कर लें, क्योंकि आज हम बहुत सारी मज़ेदार सी बातें करने वाले हैं आपसे इस प्रोग्राम में। तो जी अब टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आपका चाय बनाने का, हमारा पानी पीने का और एक चाय का कप भी पी लेने का, ताकि हमारा भी स्टैमिना जो है वो डेवलप हो जाए, ताकि आपका और हमारा पोटेंशियल डेवलप रहेगा, तो देन हम उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आई थिंक सो हमें लॉन्ग मार्च पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला लॉन्ग मार्च, तो उसको फिर हम डिले नहीं कर सकते। तो आप अपनी चाय को थोड़ा सा डिले कर दें, क्योंकि पोटेंशियल आप बनाए रखें लॉन्ग मार्च पे। हमारे साथ जी एक गेस्ट मौजूद है, मखदूम अलीम साहब मौजूद हैं और हम उनको वेट नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बताते चलें कि लॉन्ग मार्च जुम्मे के फौरन बाद स्टार्ट होने वाला है और इससे पहले भी लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो खासा उस वक्त चल नहीं सका था। उनके कुछ पॉलिटिकल मामला थे, गर्मी के इशू थे और वो शेलिंग और अपोजिशन के कुछ मामला, गिरफ्तारियों के मामला थे, लेकिन वो जिस वजह से उनको पीछे हटना पड़ा, शायद तैयारी नहीं थी, शायद पॉलिटिकल इशूज थे। लेकिन अब एक बार फिर जुम्मे के फौरन बाद वो लॉन्ग मार्च जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले जो उन्होंने इस्लामाबाद निकाला था, धरना दिया था, आज एक बार फिर उसका आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से रैलियां निकाली जाएंगी और ये रैलियां इकट्ठी होकर इस्लामाबाद तक पहुंचेंगी और लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज करके वहां पे धरना भी दिया जाएगा। कंटेनर्स और तमाम जियाले अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। पावर प्ले उनके मुताबिक पावर प्ले है, लेकिन हमें इंतजार है, क्यूरियोसिटी है, हमने देखना है कि अब क्या होने जा रहा है जुम्मे के बाद जो ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, तैयारियां पकड़ ली गई हैं। लाहौर में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लिबर्टी में तकरीबन पूरा लिबर्टी को जो है पीटीआई का ऑफिस बना दिया गया है, झंडे गाड़ दिए गए हैं और पूरी तैयारी के साथ कमर बांध दी गई है। और कल रात को इमरान खान साहब खुद वहां पर पहुंचे थे लिबर्टी में और उसका विजिट किया और तमाम पार्टी के कारकुनों से, तमाम हेड्स जोन से जो कि डिफरेंट रैली को हेल्ड कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें की हैं और तैयारी आई थिंक पूरी कंप्लीट है और उनका जुम्मे के फौरन बाद नमाज के बाद ये आगाज़ किया जाएगा लॉन्ग मार्च का और सबको इंतज़ार है कि आप
क्या बनेगा? वंस अगेन इमरान खान लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। एग्जैक्टली जी, इमरान खान जो है वो पूरी तैयारी में है, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने आपको जैसे कल भी बताया था कि दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं, दरख्वास्तें भी दी गई हैं इस्लामाबाद में। G9 और H9 में इनका क़याम करने का इरादा है, दरमियानी ग्राउंड के अंदर जो है ये लोग स्टे करने वाले हैं, और कितना बड़ा पावर प्ले होगा ये देखना अभी बाकी है। जो जोशो खरोश है अवाम में वो काफ़ी हद तक जो है वो देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना, कोई भी स्टेटमेंट देना कबल वक्त होगा। तो इंतज़ार है हमें जुमे की नमाज के बाद होने वाले लॉन्ग मार्च का, कितना बड़ा पावर प्ले होगा ये तभी पता चलने वाला है। तो जी इसी के साथ साथ मेरे ख्याल में हमारे साथ इस वक्त अब मौजूद हैं मखदूम अलीम कुरैशी साहब। इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मखदूम अलीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो आई थिंक सो वो बेहतर जानते हैं पूरी सूरत हाल को कि अब क्या होने जा रहा है। तो मखदूम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मखदूम साहब, आज नमाज जुमे के बाद लॉन्ग मार्च का एक बार फिर आगाज़ होने वाला है और लाहौर से स्टार्ट होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होकर इस्लामाबाद की तरफ जाने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार का लॉन्ग मार्च भी क्या वो मई और जो लास्ट टाइम जो गर्मियों में लॉन्ग मार्च हुआ था उस तरह का होगा, या इस बार इसकी जो पोटेंशियल है, जो तादाद है, या इनका जो आगे बढ़ने का जो इनका विजन है वो ज़्यादा होगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि पिछले लॉन्ग मार्चों की तरह तो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने काफी स्ट्रगल किए। 6 महीने उन्होंने अवाम के साथ राब्ते में रहे, जलसे करते रहे। उसके बाद जब लॉन्ग मार्च की तैयारी के हवाले से थे तो काफी दफा जो है वो इमरान खान से इस हवाले से सवाल भी हुए, और उन्होंने कहा कि मैं इस दफा जो लॉन्ग मार्च कर रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, मुकम्मल तैयारियां की जाएंगी। क्योंकि जो पिछला लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें इमरान खान ने इस चीज को तस्लीम किया कि उनकी अपनी तैयारी कम थी। जिस तरह की हुकूमत ने इकदाम किए थे उस हवाले से इमरान खान ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उनकी तैयारी कम थी। इस दफा जो है वो इस्लामाबाद में जो लॉन्ग मार्च आ रहे हैं उसके हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारी मुकम्मल है, इस हवाले से इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत उनकी भी तैयारी मुकम्मल है। मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। 8 अक्टूबर के जो है इस वक्त जो है अली मोहम्मद खान अली नवाज अवान साहब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक दरखास्त दी गई है, जिसमें लॉन्ग मार्च जो इमरान खान जिसको लीड करेंगे उसमें पुरअमन एहतजाज के हवाले से एनओसी मांगा गया है कि हमें एहतजाज करने दिया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस्लामाबाद पुलिस की क्या तैयारी है, जिला इंतजामिया की क्या तैयारी है। आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो 13,000 से ज्यादा एहलकार व अफसरान जो है वो इस्लामाबाद में तैनात कर लिए गए हैं। 2 DIG, 4 SSP और 11 SP निगरानी करेंगे। 30 ASP और DSP भी तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मजमूई तौर पर 4,190 अफसरान व एहलकार शामिल होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 4,265 FC, 3600 रेंजर्स के और सिंध पुलिस के 1,022 एहलकार व अफसरान भी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी फ्राइज सर अंजाम देंगे। इसमें आंसू गैस या शेल वगैरह मुकम्मल तौर पर फराम कर दिए गए। हमारे ज़राए की जानिब से बताया गया कि आंसू गैस गन जो है वो 616, जबकि शेल जो है वो 50,000 से ज्यादा फराम किए गए हैं। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइएगा कि इस बार जो अपोजिशन की तरफ से तैयारी भरपूर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पूरी तैयारी, जो उनका कहना है कि वो मुकम्मल तैयारी से निकलने वाले हैं, तो दोनों की तैयारी मुकम्मल है। तो इस बार जो लास्ट टाइम की तरह हुआ था कि शैलिंग की गई थी, रबड़ बुलेट्स चली थी, जो पुलिस और जियालों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, इश्तियाल अंगेजी हुई थी, इस बार क्या लगता है कि इस बार भी उस तरह की कंट्रोवर्सी होगी जैसे लास्ट टाइम गाड़ियों पर डंडे मारना, लड़ाइयाँ, पुलिस वालों को मारा गया था और पुलिस वालों की तरफ से उन पर अवाम पर भी तशद्दुद किया गया था, जो कंट्रोवर्सी थी? क्या इस बार भी आपको लगता है कि वैसा सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंकशाफात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मखदूम साहब, मैं ऐड करना चाहूंगी, आपके ख्याल में क्या सिटिंग गवर्नमेंट की क्या इस वक्त इकदामात होंगे इस जो है लॉन्ग मार्च को कदरे नाकाम बनाने के लिए? क्या आपको लगता है, क्या प्लान है उनका? मैं आपको एक थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ। जब लास्ट टाइम पे इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था तो उस टाइम उनकी पंजाब गवर्नमेंट नहीं थी। जैसे कि यासीन ने बताया कि उस टाइम पे सख्त इकदाम किए गए थे पंजाब से लेके वफाक तक। उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में इमरान खान आने में कामयाब हो गए। अगर इस दफा की बात की जाए
तो ना सिर्फ पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत है। और इस दफा जो सबसे ज्यादा सिचुएशन है वो वजारत दाखिला की जानिब से राना सनाउल्लाह जो है वो हमेशा गरजते बरसते नजर आते हैं हमें मीडिया में भी और मुख्तलिफ जगहों पे। उनकी तरफ से जो तैयारी वो तकरीबन उनकी जानिब से वो बड़ी मुकम्मल तौर पे कर ली गई और सख्त अल्फाज उन्होंने अक्सर इमरान खान के हवाले से इस्तेमाल किए। इस दफा जैसे लॉन्ग मार्च के खदशात पैदा हुए तो हुकूमत की बेबसी समझे या बुखलाहट समझे या वक्त से पहले तैयारी समझे, उन्होंने ना सिर्फ मुख्तलिफ कंटेनर्स जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ एंट्रेंस पॉइंट पे लाए गए। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कंटेनर किस किस जगह पर लाए गए हैं, जिससे इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना आसान हो जाएगा जो आ रहे हैं लोग लॉन्ग मार्च के वाले से। मैं आपको पहले बताता हूँ मरी के पॉइंट से, जैसे ही मरी से इंटर, क्योंकि आजाद कश्मीर का जो ग्रुप है वो लाजमी बात है कि वो उस रास्ते से जो है वो इस्लामाबाद दाखिल होगा। तो टोल प्लाजा से आगे एक कंटेनर लगा दिया गया है, अभी तक उसको बंद नहीं किया गया। जैसे ही इस्लामाबाद की तरफ जब लगेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब ये इस्लामाबाद के करीब है, तो ये कंटेनर्स को जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जो है मेन जो है इस्लामाबाद मरी टोल प्लाजा से जैसे ही आप आगे आते इस्लामाबाद की तरफ, वहां पे कंटेनर लगा दिए गए। इसके बाद जो है वो कंटेनर रखे गए हैं इमरान खान बनी गाला रोड पे, जिसे कोरिंग रोड कहा जाता है, जहां से अक्सर इमरान खान खुद अपने घर की तरफ आते हैं। वहां से जैसे ही आप आगे आते हैं एक पॉइंट आ जाते हैं लैग व्यू पॉइंट, वहां के ऊपर इन्होंने अच्छी खासी तादाद में जो है वो कंटेनर लगाए। इसके बाद जो आ जाता है जैसे ही आप आते हैं सीरीना वाली तरफ, वहां पे कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए। इसके बाद जो रेड जोन जिसको कहा जाता है, जिसका मेन पॉइंट नादरा चौक होते हैं, उसके ऊपर कंटेनर जिस टाइम मौजूद है। रेड जोन के मुख्तलिफ एरिया, डी चौक जिसको कहा जाता है, जहां पे मुकम्मल तौर पे डी चौक को सील कर दिया गया। और राना सनाउल्लाह हमेशा से मतलब ये कहते आ रहे हैं कि इस दफा हम जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसको नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने सवाल ऐड करूंगा कि लास्ट टाइम जो इमरान खान का ग्राफ रहा, उनकी रेशो रही तोशा खाना रेफरेंस केस के बाद, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, अवाम उस तरह उनके साथ नहीं है। लास्ट टाइम जो अदालत में केस चला, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में, तो इस सब सिनेरियो के बाद और उनका यही कहना है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी है। तो लॉन्ग मार्च की तादाद क्या उसको मुतासिर कर सकती है, वो जो लास्ट टाइम जो भी मामलात हुए उनके? जी यासिर, आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताऊं कि तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त इस चीज पे जो है नजर रखी हुई है तमाम तर लोगों की कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवानगी में इमरान खान कितने लोगों को लेके जो है वो लीड करते हैं। अब ये सिनेरियो बिल्डअप किया गया, अगर तो अच्छी खासी तादाद जिसके खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि इमरान खान के साथ इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप हैं। मेरी कुछ सियासी लोगों से इस हवाले से बात हुई, उनमें से डिस्ट्रिक्ट लिया के जो MNA है मलिक नियाज अहमद जक्कड़ और डिस्ट्रिक्ट जो PTI के सीनियर रहनुमा है इफ्तिखार बाबर, उन लोगों से भी बात हुई, मुख्तलिफ और लोगों से बात हुई। तो उनका ये कहना था कि इस दफा जो हम लोग हैं, हमें जो टारगेट दिया गया और इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लोग हमारे साथ खुद ताबन कर रहे हैं। लोग कसीर तादाद में जो है इस टाइम जो है वो इमरान खान की आवाज के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं और वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि क्या इमरान खान जिस तरह कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां हमारी मुकम्मल है, क्या इस दफा वो बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल, इसी सवाल में ये भी साथ साथ ऐड करता चलूं, क्या इमरान खान का जो विजन है लॉन्ग मार्च करने का, जो उनका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है इस सब सिनेरियो का, क्या वो इस बार कामयाब होने में नजर आ रहे हैं? सर, आपको क्या लगता है कि पीटीआई की सियासत पर क्या असर होगा इस लॉन्ग मार्च का, और आपके ख्याल में क्या वाकई में वो ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल हो पाएंगे, जैसे लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च ने बहुत बड़ी तब्दीली लाई थी सियासत में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये एक किस्म की आखिरी इनिंग्स है जो इमरान खान खेल रहे हैं। अगर लॉन्ग मार्च में उस तरह से लोग नहीं निकल पाते जिस तरह पिछली दफा नहीं निकल सके थे, और ये फैक्ट्स एंड फिगर पीटीआई के कुछ लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछली दफा नहीं निकल सके थे, और दूसरी बात यह है कि पिछली दफा पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं थी। अब अगर इनके लिए देखा जाए तो ये इल्जाम नहीं लगा सकते, पंजाब से अगर ये लाहौर से निकले तो इनको सिर्फ मुश्किलात जो आएंगी वो फैजाबाद के मकाम पर आएंगी। फैजाबाद से 5 मिनट की ड्राइव भी नहीं बनती, 10 मिनट की ड्राइव जो है वो इस्लामाबाद की मेन शाहराज पे आ जाए। तो इस दफा अगर तो इमरान खान लॉन्ग मार्च में वो जिस
उन फिगर्स की बात करते हैं कि इतने लोग निकल सकते हैं, अगर वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इस दफा लॉन्ग मार्च जो है वो किसी अच्छे फैसले की तरफ चला जाएगा इमरान खान के और पीटीआई के वाले से। अगर इस दफा भी इमरान खान, जो हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस दफा इमरान खान के साथ जो माजी में जिस तरह लोग निकले, इस दफा उनसे ज्यादा तादाद में निकलेंगे और हुकूमत को एक अच्छा टफ टाइम देने में कामयाब हो। माजी के लॉन्ग मार्च में देखा जाए तो कुछ मकासद जो थे वो तो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके, लेकिन एक जो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, इमरान खान पिछली दफा भी करने में कामयाब हुए थे। जो पिछला लॉन्ग मार्च था, इस दफा भी इमरान खान के मेन जो मकासद है उनमें इनके जो पहला मकसद है वो यही है और पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने इलेक्शन की तारीख लेके जानी है। इस हवाले से देखते हैं अगर तो कसीर तादाद में लोग निकल आते हैं तो हुकूमत और जो मुतलका इदारे हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, या जो हुकूमत की जो रहनुमाई कर रहे हैं वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई एक अच्छा खासी तादाद में लोग यहाँ पे निकले। और इलेक्शन के हवाले से माजी में भी कुछ ऑब्जेक्टिव जो थे इमरान खान अचीव नहीं कर सके थे। इस दफा जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात चाहूंगी, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए ये लॉन्ग मार्च कितना बड़ा खतरा है भी, या उनको लग रहा है कि इस दफा वो पावर प्ले नहीं होगा? देखें, हुकूमत के लिए तो जाहिर सी बात है प्रेशर बिल्ड अप किया हुआ है उन्होंने, इसी वजह से या तो हुकूमत बौखलाहट का शिकार है या तो हुकूमत पहले से तैयारी करनी जा रही। दो तीन हफ्ते से जो इस्लामाबाद में कंटेनर्स मौजूद है और मुख्तलिफ शाहराहों के साथ उन्होंने रख दिए हैं कि जैसे इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे कंटेनर से। अच्छा सर, ऐड करना चाहूंगी, आपके ख्याल में पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च अगर कामयाब नहीं होता तो अगला लाहेमल क्या होगा, फिर पीटीआई का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरे ख्याल से पहले तो ये देखना, ये कहना कबल वक्त होगा कि लॉन्ग मार्च कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि अगर तो आप माजी में भी देखें इमरान खान का जो इस टाइम जो सिनेरियो बने, उनका ख्याल है कि अगर लॉन्ग मार्च जैसे वो लेके चलते हैं तो वो हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगे और उनका लॉन्ग मार्च में भी धरने की शक्ल अख्तियार कर जाए, क्योंकि इन्होंने कश्मीर हाईवे पे जो है H9 और G9 के जो मीट का रास्ते जहां पे मौलाना फजलुर रहमान ने भी आके एहतजाज किया था और धरना दिया था, इनका भी इस टाइम का जो अभी तक की जो अली नवाज अवानी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी गई है उसमें ये एरिया सिलेक्ट किया गया। अच्छा अलीम साहब, ये बताइएगा कि खुर्रम लगारी साहब का बयान था कि उनके 5 अरकान इस्तीफा दे रहे हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनका जो लॉन्ग मार्च का ग्राफ है उस पर जाहिर बात है इफेक्ट पड़ेगा और उनकी पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है सबका? फैसल वालों का भी लास्ट टाइम बयान आया, तो इस सब को देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, नून लीग की तो कोशिश है कि वो इमरान खान के कुछ लोगों को तोड़ सके, जबकि यही कोशिश इमरान खान की है कि जो मुख्तलिफ इत्तेहादी जुड़ के ये हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो लॉन्ग मार्च का प्रेशर अच्छा होता है और अवाम कसीर तादाद में निकल आती है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें से एमक्यूएम साइड पे हो जाती है, एमक्यूएम साइड पे हो जाती है तो हुकूमत तो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इसी तरह से अगर जिस तरह लॉन्ग मार्च पिछला हुआ था, जिस टाइम जब इमरान खान ने धरना दिया था उसमें मुस्लिम लीग नून के या किसी भी पार्टी के को बहुत से कुछ लोगों ने जो है इस्तीफा दिया था। अगर इस तरह से 3-4 इस्तीफे आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए सरवाइव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई एक इत्तेहादी भी इनसे साइड पे हो जाते हैं हुकूमत से तो मेरे ख्याल से इमरान खान जो है वो अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर बात की जाए इमरान खान की तो इस जगह पे पीटीआई अगर मुत्तहिद हो के वहां से लॉन्ग मार्च लेके और कसीर तादाद में अवाम को निकालने में कामयाब हो जाती है तो पीटीआई एक जो अपना नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ था उसको जो है तकवीयत मिलेगी और यहाँ पे टारगेट अचीव करना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान की कड़ी है, जी सॉरी दोबारा अगर ओवरऑल सिचुएशन आपको क्या लगती है कि पीटीआई जो है कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और अब तक की सूरत हाल क्या बताती है और क्या जो है नतीजा अखज होता है? मेरे जो मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस टाइम हमारे लिए सबसे बड़ा जो मिशन है वो लॉन्ग मार्च को कामयाब करना है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोकल लेवल पर, और इस दफा पीटीआई को इस चीज पे मैं कहता हूँ कि जो लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च किया था उसमें उन्होंने इस लेवल पे नहीं जाके अपने वर्कर को जो है वो मोटिवेट किया था। इस दफा जो इमरान खान साहब है पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने मेन टारगेट किया कि उन्होंने अपनी जो उनकी आईएसएफ होती है, यूथ होती है, जितनी भी उनकी यूनियंस हैं जिसमें पीटीआई, उन लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया निचले लेवल से लेके ऊपर से लेके फिर इमरान खान
मतलब ये अटैच रहे इमरान खान अपने लोगों के साथ। और इस दफा भी अगर लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान ने बनाया हुआ है कि मेरे साथ अवाम है, तो मेरे ख्याल से उस चीज पे इमरान खान खुद एक्सपोज होते अच्छा हुए चलिए नजर सर, आएंगे। इस पे मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च को कामयाब करने में, उसको इस्लामाबाद पहुँचाने में इंतज़ामिया का और साथ साथ अदालत का भी बहुत अहम किरदार होता है। तो इस सब को, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए अदालत का क्या रोल अब नज़र आएगा आपको? इंतज़ामिया क्या भरपूर साथ देगी इमरान खान का? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, राना वजारत दाखिला की जानिब से भी एप्लीकेशन गई, नून लीग की जानिब से भी अदालत में एप्लीकेशन गई। तो अब तक की जो इतलात आ रही है उसमें तो यही कहा गया है कि आप इमरान खान से खुद मुज़ाकरात करें। और इदारे जो है वो न्यूट्रल होने के हवाले से जो है वो शवाहिद मिल रहे हैं कि इदारे इस टाइम न्यूट्रल हैं। वो कहते हैं कि भाई सियासी मामला आप सियासी बुनियादों पर और सियासी तरीकों से खुद हल करें। लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। वो कभी अदालत जाती है तो कभी रस्तों में कंटेनर लगा देती है। तो ये हुकूमती बुखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अब अगर इमरान खान के मुज़ाकरा, इमरान खान से क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे, उसमें एक ही इमरान खान का पॉइंट है, भाई इलेक्शन की तारीख दें। हुकूमत जो है वो चाहती है किसी तरीके के साथ जो है वो इमरान खान को डिले कर सके और इलेक्शन जो है अपने टाइम पर हो। जबकि इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि जो भी हो मुझे इलेक्शन, इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है इलेक्शन की डेट दे दें, उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए मैं तैयार हूं। हुकूमत अगर इलेक्शन की डेट दे देती है तो ये लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता हुकूमत इतनी जल्दी इलेक्शन की डेट दे देगी। और जो इदारे हैं वो मोस्टली न्यूट्रल्स हैं। और इलेक्शंस में आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस में उनकी कामयाबी मुमकिन है? सब सिनेरियो के बाद लास्ट टाइम इलेक्शंस भी हुआ, खैर उनकी अचीवमेंट थी उसमें, लेकिन फिर भी बहुत सी सीट्स ऐसी थी जहां पे वो नहीं अचीव कर सके थे। आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अभी इलेक्शंस में उस हवाले से देखा जाए, पंजाब के इलेक्शंस में भी आप देखें कि वाज़ेह तौर पे पीटीआई जीती है। पीडीएम इत्तेहाद अगेंस्ट पीटीआई, आप दो चीजें समझे। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो हुकूमती नाअहली हुई है, मैं मुल्तान के हल्के के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊं। वहां पे तकरीबन 70% जो हल्का था वो देहाती इलाका था। और वहां पे ये आप लोग पीटीआई के लोग माने या ना माने, जो टिकट दी गई है उसका नुकसान इमरान खान को उठाना पड़ा है। देखिए ना, पीटीआई के लोग कहते थे कि विरासती सियासत है, बाप जाता है बेटा आता है। तो शाह महमूद ने क्या किया, पहला बेटा लड़ा, पहले खुद लड़ा, वहां फिर बेटा लड़ा। बेटे तो के आप बाद इसको कंडेम करते हैं कि उनके बच्चों को इस तरह से नहीं आना चाहिए कि सियासत में? से मेहर बानो आ गई, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी आए, तो आप इसको कंडेम करते हैं? ये ज़ाहिर सी बात है और इसी का नुकसान है। और दूसरी इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि गिलानी खानदान को इस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा। मेरी इलेक्शन से 2 दिन पहले मेरी मुख्तलिफ वहां के लोगों से बात हुई। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। तो आज बहुत सारा टाइम आमना हमारा जो गुजर चुका है वो, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर आज़म की तरफ से और हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से, जिसकी वजह से हमारे टॉपिक्स जो है वो थोड़े से डिले हो गए हैं। तो आज इस सब पे बात करेंगे। ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो चुका है, बहुत सीरियस बातें हो गई है। आपकी सुबह को आपने थोड़ा सा बोरिंग कर दिया है। तो आज अभी फिर हमारे पास स्टिल वी हैव वन सीरियस टॉपिक जिस पर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कश्मीर हमारा एक बहुत वाइटल पार्ट है हमारी आज़ादी में, हमारे पाकिस्तान में एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो कल के दिन ब्लैक डे मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया इन द होल कंट्री, कश्मीर के अंदर भी। और ब्लैक डे 27 अक्टूबर को स्पेसिफिकली आफ्टर 1947 ब्लैक डे करार दिया गया। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड यासिर इसका बताया जाए तो 1947 में 27 अक्टूबर को विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था जम्मू एंड कश्मीर को। और उसके बाद से जो मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म सितम हो रहे हैं, वो हम सबके सामने हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाँ ये ज़रूर था कि उन्होंने सो कॉल्ड एक जस्टिफिकेशन लेटर जो है वो साइन करवाया था कश्मीर के राजा जो उस टाइम के थे, महाराजा हरी सिंह,
उनसे साइन करवाया था, लेकिन उसकी कोई भी जो है वर्थ जो थी उस टाइम पे नहीं थी। तो वो सो कॉल्ड नोटिस उन्होंने जो है साइन करवाया और उसके बाद उन्होंने जो है इन्वेट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर की पूरी रियासत को। और उसके बाद से जो मजालिम हम देखते हैं वो हम सबके सामने है। तब से अब तक जो है हमारे कंट्री के अंदर और कश्मीर के अंदर जो है ब्लैक डे 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व बिल्कुल हर साल की तरह 28 अक्टूबर ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि कश्मीरियों पर जो जुल्म है, जो जुल्म वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, रेस करने के लिए हम ये दिन स्पेशल तौर पे 28 अक्टूबर को मनाते हैं, जो कि यस्टरडे हम ये दिन मना चुके हैं, गुजार चुके हैं ब्लैक डे के नाम से। और आप सब बेहतर जानते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ पे कश्मीरी किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं अपने घरों में। लाइक जैसे हम कोविड में एक तरह से क्वारंटाइन हो चुके थे, वो तो इतने सालों से वहाँ पे क्वारंटाइन है, और ना उनकी स्कूलिंग बहुत मुतासिर हुई है, उनके बच्चों की, उनके बिजनेस बहुत मुतासिर हो चुके हैं, और उनकी लाइफ हम सबसे बहुत डिफरेंट है और बहुत मुश्किल से अपना सारा टाइम इस वक्त गुजार रहे हैं। और हमारी भी यही तमन्ना ख्वाहिश है कि वो इस इशू को इंटरनेशनल लेवल जाकर इसको हल करना चाहिए, ताकि उन कश्मीरियों का जो मसला जो कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, इसका कोई ना कोई तो लाए अमल कर इसका निकालना चाहिए। जी बिल्कुल यासिर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कल के दिन जो है ब्लैक डे मनाया गया, उसके अंदर जो है ऑब्जर्व जो है बहुत ऑब्जर्व किया गया, हर साल जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और उसी के साथ साथ कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस तो किया अब ना जाता इस है। पे हम दोबारा में बात करेंगे, और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, और इस वक्त एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाबर वान साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त उनकी तरफ आपको लेकर चलते हैं, तो आइए देखते हैं। उन्होंने जो जैली नायली करवाई, उस जैली नायली का भी उनको कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिए कि हर गुजरने वाले दिन के साथ पाकिस्तान मुश्किलात में फंसता जा रहा है, महंगाई आसमान की तरफ जा रही है और मईशत ज़मीन पे गिर चुकी है। वो जो एक लाया गया था बनारसी ठग लंदन से पकड़ के, और वो कहते थे कि डॉलर की कीमत कम करेगा। आप में से ना मैं ना आप कोई भी डॉलर इस्तेमाल नहीं करता। हमें तो सस्ती रोटी चाहिए, सस्ता आटा चाहिए लोगों को। लोगों की तनख्वाह ये नहीं बढ़ा सके, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, तकलीफ के लिए सारी खाने पीने की चीज़ें बढ़ा दी। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, इन्होंने पेट्रोल वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ से अब पेट्रोल की बजाय आप सड़कों पे देखें, पहले मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल बंद करके एक धक्का लगा के चलाते थे, अब गाड़ियों वाले भी वही कर रहे हैं, न्यूट्रल करके गाड़ी चलाते हैं। और ये जो पूरे पाकिस्तान की गाड़ी है उसको भी इन्होंने न्यूट्रल पे लगा दिया है। उसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम शुरू हो रहा है, और उसको रोकने के लिए जो इस्लामाबाद के गोलड़ा मोड़ से लेके जो तरामड़ी मोड़ तक बैठे हुए हैं, वो हुक्मरान अगर इतने बहादुर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आमना हम बात कर रहे थे एक्चुअली ब्लैक डे कश्मीर के हवाले से, तो इसको हम कंक्लूड करके आगे चलते हैं। एग्जैक्टली तो ब्लैक डे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बहुत अहम जो है स्टेटमेंट्स जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सिटिंग गवर्नमेंट के जो सदर हैं आरिफ अलवी, उनकी तरफ से जो हमें स्टेटमेंट सामने आई है उन पर बात कर लेते हैं। तो शहबाज शरीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम लोग हर कीमत पर जो है इमरान खान साहब के हर कीमत पर जो है हम लोग जो है कश्मीर के साथ है, और कश्मीर की हक़ खुदा इरादियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उनको जो है जब तक हक़ खुदा इरादियत नहीं मिलेगा हम लोग कश्मीर का साथ नहीं छोड़ेंगे और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये स्टेटमेंट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से आई। उसके बाद आरिफ अलवी जो हमारे सदर ममलिकत है उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना ये है कि पिछले 75 साल से जो है इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड
कश्मीर को इन्वेड किया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है और पिछली 7 दहाइयों से हम भारतीय मजालिम को कश्मीर में देख रहे हैं। और जब तक हम लोग कश्मीर को अपना हक नहीं दिलवाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों हमारे जो हुक्मरान थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने आपको बताई। तो अब मेरे ख्याल में यासिर बिल्कुल हमें आगे चलना चाहिए क्योंकि अब हम बहुत से शॉर्ट टाइम रह गया, टाइम भी बहुत शॉर्ट है और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे ऑडियंस को बोर लग रहे होंगे। ब्लैक डे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब आज हम सब दिखा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर फेरोज़ खान के बारे में बात करेंगे, जिनका इस वक्त अदालत में उनका फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है उनकी अपनी बीवी के खिलाफ, जिनका नाम सईदा अलीज़ा सुल्तान है। इन सब का इनकी शादी हुई और इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन अलीज़ा ने अदालत में ये शवाहिद जमा करवाए हैं कि फ़िरोज़ उन पर जुल्म करता है और जहाँ जहाँ उनको मारने पीटने के जो निशानात हैं उनकी तस्वीर भी अदालत में जमा करवाई हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। लेकिन इसमें क्या हक़ाइक़ हैं, इस सब का फैसला फ़िलहाल अदालत ने करना है और अभी तक अदालत में केस चल रहा है। 1 नवंबर को एक बार फिर अदालत में इनकी दोबारा समाअत है और इनका फैसला फ़िलहाल अदालत के पास है। लेकिन इस वक्त पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो कि शोबिज़ वो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग फेरोज़ खान की बात करें तो फेरोज़ खान की जो एक पर्सनालिटी है वो और उनका जो शोबिस के अंदर एक किरदार है वो बहुत ज़्यादा जाना और माना भी जाता है। अगर हम लोग फेरोज़ खान की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पर नज़र डालें तो फेरोज़ खान 32 साल के हमारे एक बेहद मशहूर मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते बड़ी स्क्रीन पर नज़र भी आते हैं। पहला जो उनका डेब्यू था वो उन्होंने बिखरा मेरा नसीब से किया था और उसके बाद उनको जो है नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। 2018 में सईदा अलीज़ा शाह के साथ जो है उनका अज़दवाजी बंधन जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद 2022 में हमें ये पता चला कि वो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं और फाइनली अलीज़ा शाह ने जो है फेरोज़ खान के ख़िलाफ़ जो है केस भी दायर कर दिया है कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों ने यानी कि खुद फेरोज़ खान के को स्टार्स ने जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और अगर हम स्पेसिफिकली नाम लें तो यासिर हुसैन की तरफ से, इकरा अजीज़ की तरफ से भी और उसी के साथ साथ मिनाल खान ने भी जो है इसको शदीद मज़म्मत की है इसकी। अगर हम लोग यासिर हुसैन की बात करें तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने ये बारहा लिखा कि मुझे अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार है और अगर मैं अपनी बीवी को मारता हूँ, लड़ाई एक आम बात है, यासिर मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, लेकिन उनका ये कहना था, यासिर हुसैन का ये कहना था कि अगर मैं अपनी बीवी को मारता हूँ तो गालिब इम्कान है कि मेरा बेटा भी उठ के अपनी बेगम को या फिर जो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो अपने आने वाले वक्त में वो ऐसा बन सकता है, उनका यही कहना था। बिल्कुल सही है जी। उसके अलावा जो है हमने सबूर अली की स्टेटमेंट भी देखी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फेरोज़ खान की तरफ से अगर इस तरह की कोई खबर सामने आ रही है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। और उसी के साथ साथ यासिर रिसेंटली इकरा अजीज़ और फेरोज़ खान एक ड्रामे में एक साथ काम करने वाले थे और इकरा अजीज़ ने वो ड्रामा छोड़ दिया है और इसको जो है शोबिज़ इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा भी गया है। इनफैक्ट उस्मान खालिद बट की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी और हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल से लास्ट टाइम उनका एक ड्रामा अभी चल भी रहा है, उनमें उनकी हीरोइन उशना शाह है, उनकी तरफ से भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है फेरोज़ खान को कि, लेकिन एक्चुअली हमें बिल्कुल नहीं पता कि एक्चुअली मामला है क्या। उन्होंने वाकई वो इस तरह के एग्रेसिव हैं कि अपने बीवी को मारते पीटते हैं। इसका फैसला कहा गया है कि जो पिछले प्रीवियस रिलेशनशिप्स थे फेरोज़ खान के वो भी इसी एग्रेशन की वजह से जो है आगे नहीं बढ़ सके हैं। उशना शाह जो कि फेरोज़ खान की
को स्टार भी रह चुकी हैं और उनकी बेस्ट फ्रेंड भी जो है उनको कंसीडर किया जाता है, उनकी तरफ से भी इस चीज़ की जो है उस चीज़ को एक्चुअल और मोस्टली एक्ट्रेस ने उन्होंने किया है। सबने जो है इसको क्रिटिसाइज किया, किसी ने डिफेंड नहीं किया फिरोज को, लेकिन और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिरोज बहुत एग्रेसिव है अपनी फील्ड में, ड्यूरिंग द शूट बहुत एग्रेसिव हो जाता है। अगर उनके ड्रामास और फिल्म की बात करें, उनके जितने भी ड्रामे फिल्में हैं उनमें काफ़ी एग्रेसिव करेक्टर दिखाया गया है उनका जो एक ड्रामा लास्ट टाइम जो बहुत मशहूर हुआ था, जिस वजह से वो खानी नाम का ड्रामा था, जिस वजह से उनको काफ़ी शोहरत मिली थी, उस ड्रामे भी बहुत ही एग्रेसिव दिखाया था, उनकी रियल एक्टिंग कहा जाता है कि दिखाई गई है। तो लेकिन ड्रामों की बात और है, हम नहीं जानते कि एक्चुअली रियल लाइफ में वो कैसे हैं। इसका फैसला तो मेरे ख्याल में अदालत को ही करना चाहिए। अदालत के बाद केस चल गया तो मेरे ख्याल में यासिर अगर ऐसा कुछ है और रियलिटी बेस्ड ये बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में हम लोगों को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम करना चाहिए है, क्योंकि जो है ख़वातीन पर जो तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो वाकई में सोसाइटी का एक मेजर फ्लॉ है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोसाइटी के अंदर जो है उसको यकीनी बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस पर ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अपने एग्रेशन पर ओवरकम करें और स्पेशली जो ये अज़दवाजी रिश्ते हैं उनके अंदर जो ये एक और अच्छा, मैं मोस्टली बड़ी इंटरेस्टिंग बात एलिमेंट पाया जाता है और फिर मेल डोमिनेंस का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको ओवरकम करना मेरे ख्याल में अच्छा। आमने से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिरोज खान की जितने भी ड्रामे फिल्में मैंने सब देखे हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी ज़िंदगी कितनी हसीन सी है, खानी ड्रामा आया, खुदा और मोहब्बत और हब्स अब चल रहे हैं। जितने भी ड्रामे हैं इन सब में फिरोज खान की जो बीवी होती थी या इनकी जो भी रिलेशन होता था वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और लास्ट टाइम का ड्रामा अभी चल रहा है हब्स के नाम से, तो इसमें भी यही है कि इनकी शादी होती है और अपनी बीवी पर यकीन नहीं रखते हैं और उनको भी तलाक के मामला वहाँ पे चल रहे हैं और बिल्कुल वो सेम सिनेरियो उनकी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट हो चुका है कि जैसे वो ड्रामों में अपना कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी वो हमें नजर आ रहा है कि उनके वही मामला अदालत में सब। बात ये है कि एक इंटरनेशनल शोहरत रखने वाले फिरोज खान जो है, जिनको बहुत से लोग, जिनके बहुत हर दिल अजीज हैं, बेशुमार फैन फॉलोइंग है उनकी तरफ से जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है, इसको कंडेम भी किया गया फिरोज खान के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी लगा के कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इस तरह की एक स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से आई थी अपनी फैंस के लिए। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है या फिर अलीज़े जो है वाकई में फिरोज खान जो है वो ही इज एट अ गिल्टी, तो वाकई में इवन इफ ही इज अ वेरी बिग स्टार, स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए इसको अगर वाकई ऐसा है, करना चाहिए है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने आज इस चीज़ पर भी नज़र डाली कि शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ से डिफेंड नहीं किया गया है फिरोज खान को, बल्कि बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है और एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज किया गया है और बहुत सारे बड़े नामों की तरफ से किया गया है। हम यासिर हुसैन की बात करें तो वो खुद एक एक्टर है, एक ड्रामा निगार है, प्रोड्यूसर भी वो रह चुके हैं और वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और यहाँ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें पब्लिक का यही कहना है कि जो अक्सर जो फेमस एक्टर होता है जिसका टॉप ट्रेंड में नाम आता है, टॉप 10 में, तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है उसको डाउन करने के लिए, उसकी शोहरत को गिराने के लिए। तो उनका पॉइंट अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि अगर शोबिज़ इंडस्ट्रीज की तरफ से मैक्सिमम लोगों का एक्चुअली यही ओपिनियन है कि उनको कंडेम ही किया गया है, उनको निगेट ही किया गया और अलीज़े की तरफ जो है झुकाव हमने देखा है। और वाकई में यासिर ने भी कहा है कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एहसन मोहसिन इकराम की बात करें जो कि मिनाल खान के हस्बैंड है और मिनाल खान भी, वो दोनों की तरफ से भी इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। और इकरा अजीज़ ने जो ड्रामा जो कि वो फ्रोज के ऑपोजिट कर रही थी, उसको छोड़ने पर भी उनको जो कहा है, उनको कहा है कि वेरी वेल डन, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह से जो है हम इस तरह के मुजालिम को रोक सकते हैं और इसको जो है कंडेम कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जी, अगर तो ऐसा है तो मैं भी इसको स्ट्रांगली कंडेम करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का फेमस एक्टर फिरोज खान जिसको पूरा पाकिस्तान देखता है उनके ड्रामे, और अगर ख्याल में रोल मॉडल्स जब इस तरह से करते हैं, ऐसे लोग जिनको हम लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, जिनको हम लोग एक्चुअली आइडियल समझते हैं, जिनकी लाइफ से हम लोग सीखते हैं, फैशन को सीखते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हम लोग उन लोगों से फॉलो कर रहे होते हैं। स्पेशली कुछ तो फैंस वाकई में उनकी तरह का गेटअप्स भी करते हैं और उस तरह का बिल्कुल वही बात मैं कहने वाला था कि स्पेसिफिकली पब्लिक फिगर्स के लिए जो है इस तरह की गलत मैसेज जाएगा, हमारे लिए बहुत गलत मैसेज है। सोसाइटी में ऑलरेडी ब्रुटैलिटी और क्रूअलिटी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है इस चीज के बारे में, स्पेशली पब्लिक फिगर्स को बहुत ज्यादा समझना चाहिए और सोचना चाहिए है। और मेरे ख्याल में अलीज़े
और जो है फिरोज उनकी जब शादी हुई थी तो ये बड़ा आइडियल कपल समझा जाता था, बहुत आइडियल कपल, और कपल समझा जाता मोस्टली था। मॉर्निंग शो में इनके कपल जाया करते थे और फिरोज और आपस में एक दूसरे की बड़ी तारीफ किया करते कि इनके कपल वाकई आइडियल मॉडल होते थे और इनको काफ़ी मशहूर हो चुके थे दोनों। फिरोज और अलीज़े की जोड़ी काफ़ी मशहूर थी, लेकिन अब उनके 2 बच्चे भी हैं उनके, और उन्हीं के मामलात की वजह से फिलहाल कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं कि वो किसकी कस्टडी में रहेंगे, उनके अखराजात कौन उठाएगा, उन सब के मामलात फैमिली कोर्ट में इस वक्त चल रहे हैं, जो कि इनकी अगली समाअत 1 नवंबर को है। जी बिल्कुल, उनको स्पॉट भी किया गया, अलीज़े को, सईदा अलीज़े को भी देखा गया वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा जो है कंडेम किया गया। और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ जो है ट्रेंड कर रही है कि भाई किस तरह से जो हो सकता है और क्या एक्चुअल में टेक्निकलिटीज़ हैं, सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत सारी झूठी बातें भी जो है सोशल मीडिया पर जो है देखने को हमें मिल रही हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्रीज की तरफ से जो कंडेम किया गया है तो एक्चुअल में हम सबको भी इस चीज़ को वाकई में, और एक्चुअली अभी तक फिरोज खान की तरफ से प्रॉपर इसका कोई जवाब सामने नहीं आया है। फिरोज खान के सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें या कहीं पे भी कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई स्टेटमेंट जो है फिरोज, बल्कि वो तो इस वक्त उनके बहुत सारी पोस्ट ऐसी आ रही है जहाँ पे वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। उनकी तरफ से फिलहाल इस तरह की कोई पोस्ट आई नहीं है, वो बहुत ईजी लेके चल रहे हैं इस केस को, लेकिन फैसला हम नहीं कर सकते, फैसला अदालत के पास है और अदालत ही इसका फैसला करेगी। तो आई थिंक सो आमना हम लोगों ने आज बात कर ली है, इसको सम अप करते हैं। अलीज़े फातिमा की तरफ से जो है और उनकी फैमिली की तरफ से जो है ये जो कंडेम किया गया है। फिरोज खान और अलीज़े की डिवोर्स के बारे में हमने बात की, शोबिज़ इंडस्ट्री में किन किन लोगों ने इसको कंडेम किया है, क्या क्या स्टेटमेंट्स है, इसके बारे में हमने बात की। और मेरे ख्याल में अब बारी आ गई है सेहत की, और मैं हमेशा कहती हूँ यासिर, जान है तो जहान है, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऑब्वियसली अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपकी जो है परफॉर्मेंस को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल जो है पर्सनालिटी के ऊपर भी। तो डेंगू स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं। डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अगर स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो एक ही दिन के अंदर यासिर मेरे ख्याल में 490 प्लस जो है, बिल्कुल 476% को 24 घंटों के अंदर डेंगू ने अफेक्ट किया है। और अब तक की ये फ्रेश रिपोर्ट आई है सिर्फ केपी के अंदर, और अब तक केपी के अंदर 8,961 लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं और 8 अमवात अब तक हो चुकी हैं। ये करंट सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो इस सीजन का जो डेंगू आया है ये उस सब का सिनेरियो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग डेंगू की बात करें तो डेंगू जो है वो एक वायरस के थ्रू फैलता है, और वो ऐसा वायरस है जो किसी और बॉडी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है जैसे कि मॉस्किटो है, दैट इज़ एन एजेंट जो कि डेंगू के जो वायरस है उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप जो है डेंगू का शिकार हो जाते हैं। तो फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो जो है आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा उनकी पिक्चर। तो स्पेसिफिकली जो एडिस मॉस्किटो है उसका जो फीमेल है उसको उसकी तरह वहाँ से ये जो है फैलता है, और उसके बाद जो है एक्चुअल में बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं आपको शो होते हैं। स्पेसिफिकली आपको बुखार हो जाता है और इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो है आपके सामने आते हैं। तो यासिर मेरे ख्याल में हम लोगों को एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि हम आए रोज डेंगू के बारे में डिस्कस करते होते हैं कि फलां जगह इतने केसेस हो गए, फलां जगह इतने केसेस हो चुके हैं, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं। एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप SOPs को अपनाएं। डेंगू बहुत खतरनाक मच्छर है, ये एक दफ़ा अगर किसी को इंजेक्ट कर जाए तो लोग महीने महीने उठते नहीं है बिस्तर से, और इसका जो ब्लड है एक जगह से प्रूवन जो है टाइम टेन्योर बताया तो मिनिमम जो है वो 4 दिन, अगर किसी को कोई डेंगू से इफेक्ट होता है तो मिनिमम 4 दिन के लिए जो है, और मैक्सिमम जो है वो बहुत महीने तक भी जा सकता है। और ये अगर आप इसको सही से ट्रीट नहीं करते तो इट कैन ऑल्सो बी फैटल, ये आपकी जान भी ले सकता है। तो आप जो है अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जान है तो जहान है। SOPs की अगर बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली आप लोगों को कवर्ड ड्रेसेस की तरफ अब आ जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियां भी आ चुकी हैं और हमारे लिए काफी इजी हो गया है इसको पहनना। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा सर्दियों के साथ साथ हमें हाथ भी धोने चाहिए इस वक्त, और मॉस्किल का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉस्किटोस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि डेंगू एक सीरियस इशू है, इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह जो आप लोगों को डेफिनेटली अपना ख्याल, और जितना हो सके आप लोग जो है ऐसी इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पर जो मॉस्किटो फ्री एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने, जहाँ पर भी आप इंडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप रहे, तो ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत और इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो डेंगू के रिस्क में है और अफेक्ट हो चुकी है।
है इस वक्त डेंगू से, लेकिन इम्यून सिस्टम की वजह से और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जिसको बर्दाश्त कर जाते हैं उनको खैर इससे कुछ फ़र्क महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत से लोग अफेक्ट हो चुके हैं इससे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की बात करें तो मोस्टली यूथ पे डिपेंड है। यूथ का जो एडल्ट एज है इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से डेंगू को वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डेंगू की रेशो बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि सीज़न ऐसा है, इस वजह से हमें बहुत एहतियात करनी होगी क्योंकि डेंगू का जो ब्लड है। मैंने जिन लोगों को अपने सर्कल में देखा है जिनको डेंगू हुआ है और वो रिकवर हुए और उसके बाद वो पहचाने ही नहीं जा रहे, इतनी कमजोरी हो जाती है। और एक्चुअल में अगर आप रिकवर भी कर लेते हैं तो आपको असल में सेहतमंद होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और वाकई में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी सेहत को यकीनी बनाएं, क्योंकि आप अगर सेहतमंद होंगे तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और अगर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में जो है एक बूम आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आई थिंक सो ना हमें आगे चलना चाहिए, टाइम तो बहुत शॉर्ट है। आगे चलने की बजाय मेरे ख्याल में यासिर आप हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी पानी पीने के लिए ब्रेक होती है, तो वो हम लोगों को चाय पीनी होती है, पानी पीना होता है, तो अभी मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। हम आज भी बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है इनकी, इसलिए तो आज देखिए मेरे को होस्ट बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं करते, अगर मेरे को होस्ट बीमार हो तो मैं पूरा ख्याल करती हूँ, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है एक सेल्फिश फैक्टर मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अभी के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे मजेदार से टॉपिक के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, तो अभी के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी सी ही देर में। विल बी राइट बैक, देखते रहे सुबह की आवाज़ हमारे साथ।